हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अनुदारवाद, या हम इसको रूढ़िवाद भी कहते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तो रूढ़िवाद से आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने अपने दादाजी या नाना जी लोगों को देखा होगा, या फिर उनके भी कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनसे भी उनके आपके परनाना परदादा, तो उनको आपने देखा होगा, उनकी जो मेंटालिटी रहती है वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी रहती है। कुछ लोगों को सुना होगा आपने कहते हुए कि बड़े रूढ़िवादी किस्म के लोग हैं। यानी कि आप जिन लोगों को देखोगे कि जो लोग जो है पुराने अपने ख्यालों में रहते हैं, जो उनके पुराने रीति रिवाज कल्चर कस्टम थे, तो जो उनको फॉलो करते हैं, जिनकी जो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आधुनिकीकरण जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अपने उन्हीं पुराने ट्रेडिशन में रहना पसंद करते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि यार बड़े रूढ़िवादी किस्म के लोग हैं। मतलब आज हमें जो है, हमें जिस तरीके से वो पुराना कल्चर या पुराना जो ट्रेडिशन है या बहुत सी ऐसी बातें पुराने ज़माने की जो हमें रास नहीं आती, उसी तरीके से उनको मॉडर्नाइजेशन रास नहीं आता। उन्हें लगता है कि यार आज के ज़माने के लोग मतलब बहुत ही अलग हैं, या ये लोग तो बहुत ही अलग किस्म के अंग्रेज बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो उस टाइप के जो कहते हैं। तो वो लोग थोड़े क्या होते हैं, रूढ़िवादी किस्म के लोग, जो पहले के ज़माने के हैं, जो भले उन्हें उस काम को करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्हें अपना वही तरीका पसंद है पुराना। तो उनको हम थोड़े रूढ़िवादी किस्म के लोग कहते हैं। अब पॉलिटिक्स में इसका क्या इफ़ेक्ट है, या पॉलिटिक्स में हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, तो वही हमें इस रूढ़िवाद में पढ़ना है। तो जो है उसी से कनेक्टेड ये सारा टॉपिक रहने वाला है कि आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में किस तरीके से इसका यूज़ हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो आगे हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो अनुदारवाद क्या है? अनुदारवाद या रूढ़िवाद एक ही बात है। तो रूढ़िवाद से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अनुदारवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन या विचारधारा है जो धार्मिक सांस्कृतिक व राजनीतिक मामलों में रूढ़ियों और परंपराओं को महत्व देते हुए आमूल-चूल परिवर्तनों का विरोध करती है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो रूढ़िवाद है या अनुदारवाद है, ये एक ऐसा दर्शन या विचारधारा है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन या विचारधारा, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में रूढ़ियों और परंपराओं को महत्व देते हुए, यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि जो पुराने लोग हैं वो अपनी परंपराओं में, अपनी रूढ़िवादी सोच में रहना पसंद करते हैं, उनको आज का मॉडर्नाइजेशन रास नहीं आता। तो उसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिक मामलों में अपनी परंपराओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और आमूल-चूल परिवर्तनों का विरोध करते हैं, यानी कि आज जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका विरोध करते हैं। तो समझ में आया आपको कि कुछ ऐसे लोग जो राजनीति में जो पुराने ज़माने के पुराने ज़माने का तरीका था, या जो पहले का तरीका था, उसी तरीके को वो आज भी अपनाते हैं, या वो चाहते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब ये भी दो किस्म के होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, रूढ़िवादी लोग भी क्या होते हैं ना, रूढ़िवादी भी दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गए परंपरागत रूढ़िवादी लोग और दूसरे हो गए आधुनिक रूढ़िवादी लोग। अब परंपरागत रूढ़िवादी क्या कहते हैं कि जो स्थिति आज है, जैसी स्थिति चल रही है या पहले से चली आ रही है, वही रहे, सिर्फ उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। वही आधुनिक रूढ़िवादी कहते हैं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाना चाहिए, यानी कि एक सीमित परिवर्तन हो, यानी कि अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा संविधान बना
तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग एक बढ़िया सा संविधान बना के रेडी कर दिया। बट उन्होंने ये नहीं उसमें करके गए वो कि तुम इसको बिल्कुल चेंज ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे को टाइम बदलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस जो आप, क्योंकि वो जानते थे कि ठीक है, आज की जो सिचुएशन है, आज से 10 साल 20 साल या 50 साल बाद यही सिचुएशन नहीं रहेगी, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत तो होगी। तो वो संविधान को इतना फ्लेक्सिबल बना के गए हैं कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, इसमें इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही चेंज कर दो। केशवानंदा भारती जो केस था 1973 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि आप संविधान को ठीक है, आप संविधान में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो कि संविधान ही हमारा पूरा बदल जाए, कि जो संविधान निर्माता कुछ उसमें बना के गए थे संविधान, आप उसका पूरा स्वरूप ही चेंज कर दो। तो ये होता है, इनको हम कह सकते हैं कि आधुनिक रूढ़िवादी, मतलब वो कहेंगे कि ठीक है, आप संविधान में थोड़ा बहुत चेंज कर दो, आज का टाइम अलग है, पहले का अलग था, आज ज़रूरत है कुछ चेंजेस करने की तो आप कर दो। लेकिन अगर हम यहाँ पे परंपरावादी रूढ़िवादियों की बात करें तो वो क्या कहेंगे कि ना, एज इट इज़ रहने दो, जैसा बना के गए थे वो संविधान वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया थोड़ा। तो ओवरऑल क्या है कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो जो है किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो रूढ़िवादी लोगों से आप समझ सकते हो कि रूढ़िवाद तो कोई रूढ़िवादी इंसान होगा तो वो अपने घर में ही तो कंट्रोल कर सकता है कि हमारे घर में ऐसा नहीं होगा, दुनिया चाहे जो भी करे। लेकिन राजनीति में लोग जो है वो अगर राजनीति को में कोई बदलाव आने से रोकेंगे तो उससे एक समाज, एक पूरा सिस्टम इफेक्ट होता है। तो राजनीति में जो इंसान का रोल घर में होगा वैसा जो है, जो पॉलिटिशियन है उनका रोल जो है पूरे उनका जो इफ़ेक्ट है, उनकी सोच का जो इफ़ेक्ट है, रूढ़िवादी सोच का, वो पूरे समाज पे पड़ेगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है रूढ़िवाद की। देखो, ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया बट जो डेफिनेशन होती हैं वो आपको एज इट इज़ रट्टा मारनी पड़ती है। तो उनमें आप कुछ अपने विचार नहीं डाल सकते हो, डेफिनेशन को एज इट इज़ पढ़ना पड़ता है, जैसी है, जैसी किसी थिंकर ने बोला है तो आपको सेम वैसे ही पढ़ना है, उसमें आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये चाहे आप रूढ़िवादी सोच के, बट ये जो है ऐसा होता है, डेफिनेशन में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अपना कोई विचार नहीं डाल सकते। तो ये आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एच एस हुस की एक डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि रूढ़िवाद विचारधारा का निषेध है, अर्थात कोई भी विचारधारा वर्तमान स्थिति में किसी न किसी तरह के परिवर्तन पर बल देती है, पर रूढ़िवाद यथा स्थिति को जिंदा रखना चाहता है। तो जो भी आइडियोलॉजी होती हैं वो परिवर्तन चाहती हैं, वो परिवर्तन पर बल देती हैं किसी ना किसी। बट अगर हम रूढ़िवादी कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये यथास्थिति को बनाए रखना चाहती है। यथास्थिति का मतलब क्या होता है कि जैसी स्थिति आज है, हम उस स्थिति को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते, हम उसी स्थिति को बनाए रखना, ये होता है यथास्थिति। कि आज की स्थिति को, जैसी आज स्थिति है उसको हमेशा बनाए रखना ही यथास्थिति होती है। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो यथा स्थिति को बनाए रखने पर जोर देती है। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, अगर वो आपके माइंड में अच्छे से फिट है उसका कॉन्सेप्ट,
कोई भी आइडियोलॉजी क्या कहती है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में अपने फीड कर लेना है। तो आगे आपको पूरा टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी और कभी आप भूलोगे भी नहीं। तो अब हम इसकी कुछ मान्यताओं को पढ़ लेते हैं कि कुछ प्रमुख मान्यताएं क्या हैं रूढ़िवाद की। तो रूढ़िवाद ओवरऑल मैंने कहा था कि जो मीनिंग है वही आपको आगे इसमें पूरे टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो परंपराओं व रूढ़ियों पर बल, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये लंबे विकास का परिणाम होती हैं तथा इनकी उपयोगिता साबित हो चुकी होती है। अब जो रूढ़िवादी सोच है किसी इंसान की, तो वो 1-2 दिन या 1-2 महीने में या 1-2 साल में नहीं बनती। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर वही सब देखा है। पूरी ज़िंदगी भर उनके दादा, उनके पापा, तो उनके जो बुजुर्ग रहे हैं वो भी वही करते आए हैं, वो भी, और जो वो है वो लोग भी वही कर रहे हैं। तो ये जो रूढ़ियाँ होती हैं ये बहुत ही लंबे समय का परिणाम होती हैं, बहुत लंबे विकास का परिणाम होती है, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम वही काम किया है, वही तरीका फॉलो किया है, तो उन्हें वही रास आता है। फिर उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग क्या हैं, हम लोग अभी यंग हैं या हमसे कुछ छोटे बच्चे हैं, तो वो देख रहे हैं, वो आज के ज़माने के हैं, वो आज की नई चीज़ें देख रहे हैं, तो उनके लिए आसान है। अगर हम लोग भी अगर उन्हीं रूढ़िवादी विचारों के साथ रहे होते, तो हम आज से 20 साल बाद या 50 साल बाद देखते कि हम भी वैसे, हमारी सोच भी वैसी होती। आज हम उन लोगों की सोच को गलत कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उनकी सोच रूढ़िवादी है, लेकिन अगर आज हम भी उसी माहौल में पल रहे होते तो हमारी सोच भी वैसी ही होती। तो ये परिणाम होता है लंबे समय का, जो चीज़ आपने लंबे समय तक देखी होती है। दूसरी बात, यथास्थिति विचारधारा। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि रूढ़िवाद का जो इसका ओवरऑल मीनिंग है वो ही यही है कि यथास्थिति को बनाए रखना। तीसरा पॉइंट है इसका, तर्कवाद का बहिष्करण या बहिष्कार। तर्कवाद का बहिष्कार। अब तर्क क्या होता है? तर्क एक तरीके का साइंटिफिक मेथड आप इसको कह सकते हैं, कि कोई बात तार्किक तरीके से कहना या तार्किक तरीके से रखना। एक ऐसी बात जिसका आप प्रूफ लोगों को दिखा सको, जिसका आप प्रूफ सामने रख सको, जिसको सभी लोग मान सकें। अगर मैं कहूँ कि अगर आप कुछ रूढ़िवादी लोगों की सोच देखोगे तो वो कहेंगे कि शनिवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, शनिवार को नेल्स नहीं काटने चाहिए, शनिवार को सर नहीं धोना चाहिए, या बहुत सारे डेज, बहुत सी रूढ़िवादी आपने ऐसी चीज़ें बातें सुनी होंगी जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप उनसे पूछो कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो कोई ना कोई इसके पीछे कहानी बता देंगे, या फिर कहेंगे कि नहीं, हमारे बुजुर्ग ऐसा मानते थे, हम भी ऐसा मानते हैं। तो क्या आप इस पे बिलीव कर सकते हो कि वो लोग ऐसा मानते थे, ये लोग भी ऐसा मानते हैं, लेकिन उसके पीछे आप कोई साइंटिफिक तर्क तो दो कि ऐसा करने से क्या होता है। अगर वो कहें कि ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता ही है। ज़रूरी नहीं है, उनकी सोच है बस कि ऐसा होता है, मान्यता है उनकी। लेकिन जो तर्क होता है वो मान्यता के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो होता है प्रूफ के ऊपर डिपेंड। अगर हम कहते हैं कि शाम को खाना कम खाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप प्रूफ दो कि शाम को खाना कम खाना चाहिए, ऐसा मतलब क्यों करना चाहिए, क्या होता है ऐसा करने से। तो वो कहेंगे कि शाम को खाना कम खाओगे तो कब्ज नहीं बनता। आप उसको टेस्ट कर सकते हो, उसका साइंटिफिक प्रूफ दिया जा सकता है, आप टेस्ट कर लो कि हाँ, आप कहोगे कि उससे क्या होगा कि नींद अच्छी आती है या फिर कब्ज़ नहीं बनता। तो आप उसको 2-4 दिन करके देखो, आप उसको टेस्ट कर लो, पता चल जाता है उससे। लेकिन ये सब जो रूढ़िवादी बातें होंगी, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। तो जो रूढ़िवादी हैं वो तर्कवाद का बहिष्कार करते हैं, वो साइंटिफिक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
तो अगर आप उनके पीछे तर्क दो कि ना भाई हम तो शनिवार को ही सर धोएंगे, हम तो शनिवार को नाखून काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, वो इसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जैविक समाज का समर्थन। तो जो रूढ़िवादी हैं वो जैविक समाज का समर्थन करते हैं, जहाँ उदारवादी लोग राज्य को एक मशीन मानते हैं, और वो कहते हैं कि राज्य एक मशीन है और व्यक्ति इसके पुर्जे हैं, अलग अलग पुर्जे हैं। वहीं रूढ़िवादी कहते हैं कि राज्य एक जीवित प्राणी है और जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इस पर आश्रित अंग हैं। यानी कि ये जो है राज्य की एक जैविक थ्योरी देते हैं कि राज्य एक जिंदा इंसान की तरह है, और जो बाकी नागरिक होते हैं एक राज्य के, वो सब क्या हैं, एक इंसान के अंग हैं। नेक्स्ट है श्रेणी तंत्रीय यानी पद सोपानीय समाज व्यवस्था का समर्थन। पद सोपानीय समाज व्यवस्था क्या होती है कि एक जैसे कुछ वर्कर होते हैं, फिर उनके ऊपर एक और उनका मैनेजर होगा, फिर उनके ऊपर एक और इंसान होगा, फिर और एक इंसान होगा। तो जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या आप किसी सरकारी संस्था में, ऑफिस में देखते हो कि पहले कुछ वर्कर होंगे, फिर उनके ऊपर एक इंसान और होगा, फिर एक और मैनेजर होगा, फिर और होगा मैनेजर, फिर एमडी वगैरह, मतलब जो एक सर्कल चलता है ना ओवरऑल, आप देखते हो एक सीढ़ी की तरह, वो पहले सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो इस तरीके से एक ऐसी व्यवस्था का ये पद सोपानीय समाज व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो किस चीज़ का विरोध करते हैं ये और किस चीज़ का समर्थन करते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही सब बना के दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि क्या जो रूढ़िवादी हैं वो पद सोपानीय समाज व्यवस्था का समर्थन करते हैं, या ये जैविक समाज व्यवस्था का समर्थन करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, छांटो। तो ये परंपराओं पर बल देते हैं, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझना होगा पढ़ते टाइम पे, कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन किस तरीके के एग्जामिनर पूछता है। तो हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग पैटर्न होता है, बट मैं आपको नेट का पैटर्न बता रही हूँ कि नेट में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका निजी संपत्ति की संस्था का पूर्ण समर्थन तथा आय, संपदा और हैसियत की प्रचलित विषमताओं को बनाए रखने के पक्षधर हैं। तो ये निजी संपत्ति की संस्था का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। यानी कि जैसे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उस टाइम पे जो उस टाइम के नेता थे वो ये चाहते थे, पहले आपको पता होगा कि कुछ ऐसे जमींदारी प्रथा होती थी, राजा महाराजा होते थे, तो राजशाही तो ख़त्म कर ही दी थी। जमींदारी प्रथा जो है ये बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई कि अब किसी के पास तो कई कई हजारों बीघा या हजारों एकड़ ज़मीन है, और कुछ छोटे किसान हैं उनके पास कुछ है ही नहीं, ज़मीन के नाम पे कुछ है ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। अब सरकार चाहती थी कि अब सब लोगों की उम्मीद थी स्वतंत्रता से कुछ ना कुछ, कि स्वतंत्र होंगे तो हमें एक अच्छा जीवन मिलेगा। तो सरकार के सामने यही प्रॉब्लम थी कि जमींदार जो लोग थे वो अपनी ज़मीन देने को तैयार थे नहीं। पर सरकार को तो था भाई सामाजिक न्याय दिलाए सबको, क्योंकि पूरे समाज का योगदान रहा है, जमींदारों का योगदान थोड़ी रहा है स्वतंत्रता में। तो हर इंसान ने अपना योगदान दिया है, सफ़र किया है, अपने लोगों की जान गंवाई है। तो स्वतंत्रता से कुछ उम्मीदें तो थी, तो सरकार चाहती है कि सबको ज़मीन जो है बराबर बराबर बांटी जाए, तो सबको अपना अधिकार मिले, सब अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। तो वहीं कुछ रूढ़िवादी क्या करते हैं, रूढ़िवादी लोग जो है इस बात का विरोध करते हैं कि ना, हमारी ज़मीन जो है, हमारी जो निजी संपत्ति है उस पे सरकार का कोई हक नहीं है, ये हमारी होनी चाहिए। तो उस टाइम पे अगर नेता भी रूढ़िवादी सोच के होते कि ना भाई, जिसकी निजी संपत्ति है उसकी है, उसने कमाई है,
अब ज़रूरी थोड़ी कमाई है, कब्जा कर लिया। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, उसने सबको दबा के कब्जा कर लिया ज़मीन पे। तो यही बात है। तो ये आपको याद रखना है कि रूढ़िवादी क्या करते हैं, निजी संपत्ति का, निजी आय का, जो निजी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका समर्थन करते हैं। ये जो प्रचलित विषमताएं हैं उसको बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि जिसकी जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे, जो गरीब है गरीब रहे, जो अमीर है अमीर रहे, अपने कर्मों की वजह से। अगर उनका ये मानना है, मतलब उनका ये मानना होता है कि अपने कर्मों की वजह से है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा है ज़्यादा रहे, जिसके पास कम जमीन है कम रहे। नेक्स्ट है धार्मिक रूढ़ियों का समर्थन। तो धार्मिक तो ये धार्मिक रूढ़िवाद का तो समर्थन करेंगे ही, ये धार्मिक रूढ़ियों का, कि जो भी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं जो भी हमारा कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो वैसा ही रहे। तो थोड़े से आपको धार्मिक ज़्यादा मिलेंगे जो रूढ़िवादी लोग होते हैं। नेक्स्ट है पूंजीवाद, आर्थिक व्यक्तिवाद व कुलीन तंत्र का समर्थन। तो पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या कहता है, जैसे आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, वही पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल पूंजी। तो जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूरा समाज गरीब पड़ा हो, चाहे समाज के खाने के लाले पड़े हों, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पूंजी हमारे पास रहनी चाहिए। आर्थिक व्यक्तिवाद और कुलीन तंत्र का समर्थन। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का शासन, जिसमें कि जनता का इन्वॉल्वमेंट कुछ खास होता नहीं है। जनता कुछ भी हो, अपने कुछ लोगों का भला होना चाहिए। तो कुछ लोगों के शासन से मतलब ही यही होता है, कुछ लोगों का भला होना चाहिए, बाकी पब्लिक जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी रूढ़िवाद की कुछ प्रमुख मान्यताएं, और एक एक मान्यता को आपने अच्छे से याद रखना है। कोई एकदम फैक्चुअल रट्टा मार है नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप रूढ़िवाद को पढ़ रहे हो तो किस चीज़ का वो समर्थन करते हैं, किस चीज़ का विरोध करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इसकी मान्यताओं को समझना। तो ये आप अच्छे से इसको एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक अभी बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। लेकिन अगर आप सब कुछ एक ही दिन में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग की दही जम जाएगी। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, और आगे इसको दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि आगे इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप कुछ समझ में ना आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट कर सकते हैं।